हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे का जो यूनिट वेक्टर है उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ आई वेक्टर, मतलब इंसिडेंट रे का जो यूनिट वेक्टर है और नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर है उसके टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बेटा कि किस तरह से हम लोग इसको कर पाएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर आर कैप इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड एन कैप। ऑलराइट, तो आप देख रहे हो यहाँ पे बेटा कि हमने एक क्या लिया हुआ है, प्लेन मिरर लिया हुआ है और इंसिडेंट रे एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा और साथ ही साथ नॉर्मल भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आई कैप जो है ले लिया है इस इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर, आर कैप हमारे पास है, इसी को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ आई कैप और एन कैप, और हमारे पास एन कैप जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है और हमारे पास यहाँ पे आई कैप जो है वो इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर है। ऑलराइट, अब यूनिट वेक्टर का मतलब समझते हो बेटा, रिप्रेजेंट करता है सिर्फ डायरेक्शन को और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, 1 होता है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं बेटा कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल आई इजकल टू एंगल आर के हिसाब से, है ना। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करने से पहले एक चीज़ क्या करेंगे कि देखो ध्यान से कि इस आई वेक्टर को, ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। कहाँ एक्सटेंड करेंगे बेटा, आगे एक्सटेंड करेंगे। अगर आगे एक्सटेंड करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो बताओ क्या इस वेक्टर में कोई भी चेंज हुआ क्या? बस आगे शिफ्ट कर दिए हम इस वेक्टर को, यानी इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर जो हम लोग आगे की ओर शिफ्ट कर दिए बस। तो इस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा, क्यों चेंज? इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट किया है। क्या किया है? पैरेलली शिफ्ट किया है। तो बताओ अगर एंगल थीटा ये है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी एंगल आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, थीटा आ जाएगा। ऑलराइट, तो इस वेक्टर में ये जो वेक्टर है कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं आएगा क्योंकि हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ ध्यान से कि नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक हम जो है कोई भी वेक्टर यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे। कोई भी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है ना, और इस वेक्टर का नाम दे दिया हमने कुछ सी वेक्टर दिया। लेकिन इस वेक्टर का ना तो मुझे मैग्नीट्यूड पता है और ना ही मुझे डायरेक्शन पता है, लेकिन हम निकाल सकते हैं ये सारी चीज़ें। देखो कैसे निकाल सकते हैं। अब सुनना बेटा कि हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो जो इंसिडेंट रे का जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 1। तो इसका अगर एक कंपोनेंट अगर हम नॉर्मल के डायरेक्शन में लेते हैं, अगर एक कंपोनेंट इसका हम लोग नॉर्मल के डायरेक्शन में लेते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन में लेंगे एक कंपोनेंट, तो ये इसका जो लेंथ आएगा वो आ जाएगा 1 ऑफ कॉस ऑफ थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आया बेटा वो आया 1 ऑफ कॉस थीटा। एंड सिमिलरली ये जो वेक्टर जो शिफ्ट किए थे, आई वेक्टर जो हमारा था जो शिफ्ट किए थे इधर, उसका भी ये वाला जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का जो लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब ये भी लेंथ हमको पता चल गया, कितना आया, 1 ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब इस वेक्टर का टोटल मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, कितना आया बेटा, 2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा। यानी इस वेक्टर का जो हमने एज्यूम किया हुआ था एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड आ गया 2 कॉस थीटा। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसका डायरेक्शन सेम एन के डायरेक्शन में होगा क्या, एन वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। जो वेक्टर हमने एज्यूम किया था वो नॉर्मल वेक्टर के क्या है, पैरेलल, तो हमने उसका भी डायरेक्शन को यहाँ लिख दिया एन कैप। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो हमने एक नया वेक्टर जो एज्यूम किया था उसका मैग्नीट्यूड मिल गया एज वेल एज उसका डायरेक्शन मिल गया, क्योंकि वेक्टर के पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। अगर दोनों हमें मिल जाए तो वो परफेक्ट वेक्टर, हम कह सकते हैं कि परफेक्टली वो वेक्टर हमें मिल गया। तो हमारे पास जो नया वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 कॉस थीटा,
एंड डायरेक्शन क्या है बेटा, उसका एन कैप है। ऑलराइट, तो अब हम समझना यहाँ ध्यान से बेटा कि क्या हम इस यहाँ पे इस ट्रायंगल में, देखो ध्यान से, क्या हम इस ट्रायंगल में क्या हम लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर लगा सकते हैं क्या? लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि हम लोग अगर ट्रायंगल लॉ से लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस ऑफ सी वेक्टर। उसी को हम लोग फर्दर ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई कैप प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा एन कैप। बिल्कुल 110% ये इतना लिख सकते हैं बेटा, है ना। ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में ये आ गया। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हमारा जो आर वेक्टर है वो आई और एन कैप में तो एक्सप्रेस हो गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एक कॉस थीटा का टर्म आ गया। तो कॉस थीटा को हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो ध्यान से समझेंगे बेटा कि किस तरह से हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एक बात बताना बेटा ध्यान से कि जो आपका आई वेक्टर है और आपका जो नॉर्मल वेक्टर है, यानी इंसिडेंट रे का जो यूनिट वेक्टर है, और आपका जो ये नॉर्मल वेक्टर है, उसके बीच का एंगल कितना है? उसके बीच का एंगल देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैं बताऊँ तो देखो यहाँ ध्यान से, क्या ये आपका नॉर्मल वेक्टर है और ये आपका इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर है, तो इसके बीच का एंगल क्या है? क्या ये थीटा है या कुछ और है? बेसिकली इसके बीच का एंगल थीटा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बीच का एंगल है, इसके बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा है, क्योंकि हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स का, अगर हमको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो हमको उसे टेल टू टेल को मिलाना पड़ता है। तो इस वेक्टर को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किए, इस वेक्टर को हम लोग थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, और ये जो एंगल निकल के आएगा वो आएगा 180 माइनस थीटा, वो आएगा 180 माइनस थीटा। ऑलराइट, तो इसका मतलब अब जो हमारे पास आई कैप और एन कैप के बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा है, ना कि थीटा है। ऑलराइट, अगर हम बात करें डॉट प्रोडक्ट का, अगर हम आई और एन कैप का, आई कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, आई कैप और एन कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है बेटा उसको इस तरह से लिखेंगे, और एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे और कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे। आई डॉट एन एज इट इज रहेगा, आई कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाएगा और एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग, और एंगल क्या है बेटा दोनों वेक्टर्स के बीच का, कॉस 180 माइनस थीटा, दैट इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, दैट इज माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्योंकि हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, ये जो एंगल ले रहे हैं हम लोग वो बेसिकली 180 माइनस थीटा ले रहे हैं। तो कॉस 180 माइनस थीटा बिकम्स माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो क्या हम कॉस थीटा को, क्या हम लोग कॉस थीटा को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या? अगेन हम लोग यहाँ लिखेंगे आर कैप इज इक्वल टू आई कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा को माइनस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप लिख सकते हैं ना। तो इसी को अगर हम बेटर फॉर्म में अगर लिखना चाहें, अच्छे फॉर्म में लिखना चाहें, तो आई माइनस ट्वाइस ऑफ आई डॉट एन कैप इनटू एन कैप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फाइनल रिजल्ट आ गया बेटा इन टर्म्स ऑफ आई एंड एन कैप, यानी रिफ्लेक्टेड रे का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, फाइनल रिजल्ट आ गया। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी फार्मूला को हम लोग याद करके, रिमेंबर करके, अब जो है हम लोग
न्यूमेरिकल वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। ऑलराइट।